हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के तहत जो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो डिस्कस कर रहे थे उसमें इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने पहले वीडियो प्रेजेंट किया है। अब जो है इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस जो है ये पार्ट 4 है, जिसमें मीडिएवल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपसे कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये सब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे बिहार में दरोगा का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या फिर बीपीएससी 66 हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखिएगा इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना है। तो उसी में जैसे एंशियंट का हम लोग ने डिस्कशन किया था पार्ट 1, पार्ट 2 में और फिर पार्ट 3 में भी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि 647 जो एडी का काल था, उस समय जो है हर्षवर्धन की सत्ता का अंत हुआ और इस तरह से भारत में मध्यकाल का शुरुआत हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 712 एडी में जो अरब इन्वेशन हुआ वहां से मध्यकाल का शुरुआत माना जाता है और इसका अंत माना जाता है 1757 के प्लासी युद्ध से, जब अंग्रेजों ने प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध से जो है इसका माना जाता है कि मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक काल का शुरुआत हुआ। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जो थर्ड आंग्ल मराठा वार था, मराठों को अंग्रेजों ने जो हरा दिया, वहां से जो है मॉडर्न इंडिया का शुरुआत होता है, उसके पहले मीडिएवल है। अब कुछ लोग मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जो है डिवीजन है, वाटरशेड है मीडिएवल और मॉडर्न इंडिया के बाद, तो ये माना जाता है ऐसा। तो इसमें जो है मीडिएवल पीरियड जो भी हो, यहां से यहां तक अगर हम मानते हैं तो उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं अर्ली मेडिएवल पीरियड, पूर्व मध्यकालीन भारत, तो उसको 647 से 1206 एडी तक मानते हैं, जब तक तुर्कों का आगमन नहीं हुआ तब तक। और फिर लेटर मेडिएवल में 1206 से 1857 तक को मानते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इस तरह से पूर्व मध्यकालीन जो अर्लियर जो मेडिएवल पीरियड है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जो आप देखिएगा तो उस समय जो है इंडिया के संदर्भ में था कि कन्नौज जो है हर्षवर्धन के समय सेंटर हो गया था पूरे नॉर्थ इंडिया का। पहले देखिएगा गुप्त काल तक पाटलिपुत्र था, उसका इंपॉर्टेंस कन्नौज ले लिया, यूपी में है कन्नौज। तो कन्नौज हर्षवर्धन के बाद जो है देखिएगा नॉर्थ इंडिया का जो गुजर प्रतिहार लोग है, गुजर प्रतिहार ऑफ नॉर्थ इंडिया का और ईस्ट इंडिया का पाल, तो पाल ऑफ ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल का पाल लोग और साउथ का राष्ट्रकूट लोग के बीच में ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ। मतलब कि हर्षवर्धन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी वो त्रिपक्षीय संघर्ष थी और त्रिपक्षीय संघर्ष में भारत की 3 शक्तियों ने भाग लिया। पूरब से पाल वंश, बंगाल का जिसका राजधानी मुंगेर था, और फिर प्रतिहार जिसका राजधानी कन्नौज था, वो लोग जो है नॉर्थ इंडिया का था ये लोग, और राष्ट्रकूट जो मान्यखेट जो है, राष्ट्रकूट जो है साउथ इंडिया के, ये तीनों जो है इसके स्ट्रगल में भाग लिए और फाइनली जो है गुजर प्रतिहार लोग का नियंत्रण हो गया कन्नौज पे फाइनली। तो इस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और ये एक तरह का मध्यकाल का शुरुआत, मैंने पहले ही बताया था कि मध्यकाल का शुरुआत का मतलब होता है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का से मध्यकाल को शुरुआत मानते हैं। सामंतवाद में भूमि संबंधों पर आधारित एक वाद होता है, विचारधारा है सामंतवाद, जिसमें राजा की शक्तियां कमजोर हो गई और फिर वो सामंतों की शक्ति बढ़ गई, तो वही विशेषता था मध्यकाल का। तो अर्ली मेडिएवल में एक जो है शक्ति का देखिएगा उसका नष्ट जो है बाहर की शक्ति नहीं करेंगे, बल्कि उनके सामंत ही देखिएगा उसकी शक्ति का अंत कर देंगे। जैसे राष्ट्रकूटों का अंत जो है, राष्ट्रकूटों ने अंत किया था बादामी के चालुक्यों का,
फिर राष्ट्रकूटों का अंत किया कल्याणी के चालुक्यों ने, फिर कल्याणी के चालुक्यों का अंत किया देवगिरी के यादवों ने। तो इस तरह से ये लोग सामंत ही जो है, मतलब बाहर के शक्ति से कम अपने ही सामंत के द्वारा उनके सत्ता का अंत हुआ है। पाल वंश है। अब उसके बाद से देखिएगा राजपूत पीरियड जो है, इसमें 800 से 1206 एडी तक लगभग 400 वर्षों तक उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत राजवंशों का शासन हुआ। तो राजपूत राजवंशों का शासन हुआ तो राजपूत को क्षत्रिय समझने का गलती मत कीजिएगा। अगर क्षत्रिय रहते तो राजपूत कहने का कोई जरूरत नहीं था। ये राजपूत जो शासन करने वाली जाति थी, 400 वर्षों तक इसने शासन किया। और इसमें माना जाता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी है उनको भारतीय समाज में शामिल करके उनको राजपूत की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। और फिर यहाँ के जो प्राचीन क्षत्रिय राजवंश जो राज करते थे वो भी राजपूत में शामिल थे। और यहाँ की ट्राइबल जो जनजातियां थी जो राज्य करती थी, जिनका अपना स्टेट था, वो भी राजपूत कहलाए। तो उस तरह से एक नई जाति के रूप में राजपूत का उदय हुआ था मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो देखिएगा कि उत्तर भारत में पूरा जो है राजपूत राजवंशों का था। जैसे देखिएगा चौहान ऑफ अजमेर, राजस्थान में चौहान लोग थे। फिर उसी तरह से देखिएगा तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमर थे। तो देखिएगा चौहान जो अजमेर के थे, बाद में उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो दिल्ली के ही पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हैं, तो दिल्ली के ही शासक थे। तो तोमर लोग के सत्ता का अंत किया था चौहानों ने। फिर परमार ऑफ मालवाज, मालवाज मतलब मध्य प्रदेश में मालवा का जो क्षेत्र है वहां पे परमार वंश का शासन था। फिर गढ़वाल वंश, इधर जो है नॉर्थ इंडिया में गढ़वाल वंश का शासन था। राठौर वंश भी जिसको कहा जाता है, कन्नौज जिसकी राजधानी थी यूपी में। फिर चंडेल जो है मध्य प्रदेश में एक और इलाका हो गया जिजाग भुक्ती, वहां के चंडेल थे, जिजाग भुक्ती, चंडेल और जिजाग भुक्ती। और वहां के चंडेल लोग थे। तो चंडेल लोग जो है उनका परमार के साथ संघर्ष होते रहता था। फिर सुने होंगे गोहिल्स, राजस्थान में जो है मेवाड़ के इलाका में गोहिल, जिसको गहलोत अभी बोलते हैं, तो वो लोग का शासन था। फिर उसी तरह से सोलंकी या चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में। तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है। फिर कलचुरी वंश का शासन था आपको छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से पूरा नॉर्थ इंडिया में देखिएगा इस काल में बहुत सारे राजपूत राजवंशों का शासन था। और ये लोग आपस में संघर्ष करते थे और उसके चलते इनकी शक्तियां लगातार कमजोर होती गई। और इसके वजह से भारत पे फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इनको हराने में, चूंकि आपस में ये युद्ध कर रहे थे और उसमें अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे थे, तो बाहरी किसी के लिए भी आसानी हो जाएगा उन पे कब्जा करना। तो इस तरह से देखिए कि मध्यकाल में जो है भारत में विदेशी इन्वेशन जो है, फॉरेन जो है इन्वेशन इन इंडिया, मध्यकाल की एक विशेषता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है विदेशी आक्रमणकारी हुए, विदेशी आक्रमण हुए। जैसे अरब इन्वेशन हुआ था 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो वो जो है केवल सिंध तक उन लोग का नियंत्रण रहा। बाद में वो लोग सिंध से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाया अरब लोग। फिर उसके बाद टर्किश इन्वेशन हुआ। तो टर्किश इन्वेशन में एक जो है महमूद गजनवी का हुआ। महमूद गजनवी जो है मध्य एशिया, सेंट्रल जो है एशिया का टर्की था गजनी का। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ वो देखिएगा 1000 से 1027 एडी तक हुआ। और वो भारत पर बार बार आक्रमण किया और उसका आक्रमण का उद्देश्य था भारत से धन प्राप्त करके मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य का स्थापना करना। तो भारत में उस केवल धन लूटना उसका उद्देश्य था, शासन स्थापित करना नहीं था। तो इस तरह से उसका आक्रमण हुआ। फिर उसके बाद से मोहम्मद गोरी का नाम सुने होंगे। तो गोरी जो है मध्य एशिया में अपनी सत्ता खो चुका था और भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास में हुआ। तो देखिएगा बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1191 में और सेकंड हुआ था 92 में। तो इस तराइन की प्रथम युद्ध में जो है दिल्ली का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, वो तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को पराजित किया। फिर दूसरे में जो है वो मोहम्मद गोरी जो है विजित हो गया। और उसके साथ ही भारत में देखिएगा राजपूत जो राजवंश था उनका शासन का अंत हो गया। और फिर राजपूतों को हरा करके तुर्कों ने जो है
भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, खास करके उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में जो साम्राज्य का निर्माण किया उसी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से देखिएगा 1526 ईस्वी तक इसमें 5 राजवंश शासन किए। स्लेट डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना। फिर जो है मुगल, फिर उसके बाद देखिए तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तैमूर का इन्वेशन हुआ। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ वो केवल लूटने के प्रयास से हुआ 1398 में, और उससे तुगलक वंश के सत्ता का इंडिया में अंत हो गया। तुगलक वंश के सत्ता का अंत हुआ और सैयद वंश और लोधी वंश उसके बाद आए। तो इस तरह से तैमूर लंग का आक्रमण भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सब आक्रमण से पुरानी सत्ताओं का अंत हुआ और फिर नई सत्ताएं स्थापित हुई। फिर उसके बाद देखिएगा मुगल इन्वेशन हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ। तो उसमें बाबर का नाम सुने होंगे। तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, तो उससे दिल्ली सल्तनत की सत्ता का अंत हुआ। इंडिया में दिल्ली सल्तनत मतलब कि दिल्ली को राजधानी बना करके ये जो है उत्तर भारत में दिल्ली को राजधानी बना करके शासन करने वाले तुर्कों के राजवंशों को, डायनेस्टी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो उसमें 5 अलग अलग राजवंश हुए। तो इन दिल्ली सल्तनत के सत्ता का अंत हुआ मुगल इन्वेशन, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत 1526 से, और ये दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और फिर मुगल पीरियड का शुरुआत हो गया इंडिया में। तो इस तरह से मुगलों में ग्रेट मुगल थे, फिर सूर डायनेस्टी था, फिर लेटर मुगल था। तो इस तरह से ये, फिर उसके बाद देखिए पर्शियन इन्वेशन हुआ। तो पर्शियन इन्वेशन जो है उसमें नादिर शाह का नाम सुने होंगे। तो मुगल के सत्ता का अंत जो है नादिर शाह ने किया। देखिएगा पर्शियन इन्वेशन नादिर शाह के नेतृत्व में हुआ था, जो ईरान का था। 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगलों को पराजित किया, और मुगलों को पराजित करने के बाद जो है मुगल सत्ता, जो बोलते हैं ग्रेट मुगल, मतलब मुगल में ग्रेट मुगल का अंत वहीं से हो गया। मतलब मुगल सत्ता का धीरे धीरे जो है पतन हो गया उसके बाद। तो इस तरह से जो है नादिर शाह का। फिर जो है अफगान इन्वेशन हुआ, और सुनोगे अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली बैटल ऑफ पानीपत का थर्ड बैटल, सेकंड नहीं थर्ड, इसमें जो है मराठों के सत्ता का अंत हो गया और फिर ब्रिटिशर्स के सत्ता का जो है मतलब कि शुरुआत हुआ। मतलब अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों को हरा करके, मराठा स्वराज्य, मराठा को हरा करके देखिएगा ये निश्चित कर दिया कि भारत पे शासन जो है अंग्रेजों का चलेगा, क्योंकि मराठे उसके बाद कमजोर हो गया। और थर्ड जो बैटल हुआ आंग्ल मराठा वार 1818 में, तो फिर ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हो गया। तो 1761 का जो थर्ड पानीपत का युद्ध था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण किया था, तो उससे जो है मराठा सत्ता कमजोर हो गई भारत में और ब्रिटिश का रास्ता साफ हो गया। तो इस तरह से ये सब युद्ध जो है बहुत निर्णायक युद्ध रहे हैं, जो पूरे मध्यकाल के इतिहास को बदल के रख दिए हैं। पुरानी सत्ताओं का अंत हुआ है इन युद्धों से, और फिर नई सत्ताओं का उदय हुआ है। तो इस संदर्भ में ये फॉरेन इन्वेशन मध्यकाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का हो, चाहे मोहम्मद गजनवी का हो, चाहे मोहम्मद गोरी का हो, चाहे तैमूर लंग का हो, चाहे बाबर का हो, चाहे नादिर शाह का हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का है। तो इसलिए ये हमको अलग से हमने आपको बताया कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस तरह से देखिएगा कि उत्तर भारत में हुआ। फिर ये जो है नया जो इस्लाम का आगमन हुआ भारत में, तो उसके खिलाफ देखिएगा यहाँ पे प्रतिक्रिया हुई। मतलब कि जो भारत में जो इस्लामीकरण हुआ, और इस्लामीकरण से जैसे देखिएगा कि अलग देश पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश भी अलग बन गया, और इन दोनों देशों से अधिक मुसलमान जो है इंडिया में है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है तलवार के बल पे कम हुआ, बल्कि सूफी जो आंदोलन था, इस्लाम का जो स्वरूप था, तो इस्लाम में समानता पे, इक्वलिटी पे बहुत जोर है। और जो हिंदू रिलीजन है उसमें देखिएगा कि छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीजें बहुत है। तो ये सब की वजह से जो है बड़े पैमाने पे आबादी जो है उसका इस्लामीकरण होने लगा। तो उस इस्लामीकरण की बाढ़ को रोकने के लिए देखिएगा भक्ति मूवमेंट हुआ, और ज्यादातर जो निम्न जातियां थी, जिनको शूद्र कहा जाता है, उन धर्म परिवर्तन हो रहा था उनका इस्लाम में। तो उन्हीं जातियों से देखिएगा जुलाहे से थे कबीर साहब,
फिर सुने होंगे गुरु नानक देव, फिर सुने होंगे आप रविदास, फिर सुने होंगे धन्ना, फिर सुने होंगे शंकर देव, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु। ये सब मध्यकाल के भक्ति संत थे और इसने ये भक्ति संत जो है पूरे उत्तर भारत में एक आंदोलन शुरू किए और वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, मतलब रिफॉर्म था। हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, कर्म कांड था, छुआछूत था, ऊंच नीच था, भेदभाव था, तो ये सब को खत्म करके, हालांकि आज भी वो चीज है, तो ये सब को खत्म करने के लिए जो है भक्ति संतों ने जो है आंदोलन किया और इस्लाम के प्रवाह को रोक लिया। अगर ये संत जो है हिंदू धर्म में सुधार नहीं किए रहते तो बहुत बड़े पैमाने पे इस्लामीकरण जो है इंडिया का हो गया रहता है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है उसी इस्लामीकरण का देश, अगर ये पूरा नॉर्थ इंडिया बचा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भक्ति आंदोलन के संतों का था। उनमें जो है नाम सब सुने हैं आप, तो भक्ति मूवमेंट इसमें आपको पढ़ना होगा। कबीर साहब के बारे में, रामानंद के बारे में, फिर सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, शंकर देव के बारे में, नरसिंह मेहता के बारे में, वल्लभाचार्य के बारे में, सूरदास के बारे में, कालिदास के बारे में, सॉरी कालिदास नहीं, तुलसीदास के बारे में। तो ये सब मध्यकालीन संत थे जिन्होंने भक्ति के प्रवाह को जो है उस पूरे उत्तर भारत को प्लावित कर दिया और बड़े पैमाने पे इंडिया को इस्लामीकरण से बचा लिया। तो ये बहुत बड़ा योगदान था भक्ति संतों का। और फिर उनके देखिएगा उनके कंट्रीब्यूशन थे। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र में जो पूरा हिंदुइज्म बचा हुआ है वो उसका कारण था मराठी जो संत थे, संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत रामदास। तो इससे बहुत भक्ति आंदोलन के संत हुए दक्षिण भारत में। फिर जो है सिखिज्म का उदय इसी काल में हुआ गुरु नानक देव के नेतृत्व में। तो इस तरह से देखिएगा कि ये जो है केवल लोगों के, मतलब ये हिंदू धर्म में समाज और सुधार केवल नहीं किए, बल्कि जो ग्रंथ सब हिंदू धर्म के थे, संस्कृत में थे, उनको लोग पढ़ के समझ नहीं सकते थे और ईश्वर और भक्त से दूरी हो गई थी और बीच में बिचौलिए आ गए थे। अब भगवान को मंदिर में घुसा करके बंद कर दिया गया था। तो इसके चलते जो है हिंदू धर्म का पतन हो रहा था। तो उस पतन को जो है बचाया इन भक्ति संतों ने। उनको मंदिर से भगवान को बाहर निकाला और फिर जो है देखिएगा कि ये आम बोलचाल की भाषा में ईश्वर का प्रचार प्रसार लोगों में किए और उस आम बोलचाल भाषा ने ही बाद में देखिएगा क्षेत्रीय भाषा का रूप ले लिया। जैसे अवधी का, मगधी का, मैथिली का सुने होंगे, विद्यापति, या फिर सुने होंगे मराठी, गुजराती, बंगाली। तो इस तरह से राजस्थानी, ब्रज, अवधी, तो इस तरह से मगधी, तो इस तरह से पूरा जो है ये जो भाषा अभी आप देखते हैं और उसी से फिर खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, ये क्षेत्रीय भाषा जो है दरअसल में भक्ति संतों का देन है। उन्होंने इन क्षेत्रीय भाषाओं में ईश्वर के स्तुति का गान किया और ईश्वर तक लोग मतलब कि लोगों को ईश्वर से जोड़ा। जो मंदिर में बंद कर दिए गए थे भगवान किसी कारणवश से, तो उनको निकाल करके लोगों के दिल में पहुंचाया भक्ति संतों ने। और एक तरह से हिंदू धर्म जो है इस्लामीकरण से बच गया। मतलब हिंदुस्तान जो है इंडिया आज कहलाता है, तो उसका कारण वही है भक्ति संत। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सिखिज्म पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी तरह से देखिएगा जो इस्लामीकरण हुआ वो तलवार के बल पे कम हुआ, सूफी संतों के बल पे ज्यादा हुआ। महान देखिएगा सूफी संत परंपरा है जो इस्लाम धर्म का जो है व्यापक स्वीकारीकरण यहाँ के, खास करके जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग थे, जाति ऊंच नीच भेदभाव से ग्रसित थे, तो वो लोग जो है उनका इस्लामीकरण हुआ। तो बड़े पैमाने पे देखिएगा इस्लामीकरण इस भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। तो और उस इस्लामीकरण के प्रवाह को रोका भी गया भक्ति संतों के द्वारा, जिससे हिंदू धर्म बचा भी। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है और इसको आपको पढ़ने का जरूरत है, उसको समझने का जरूरत है। ये मध्यकाल में बहुत जो है इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। फिर उसी तरह से आपको बताया है कि जो तुर्कों का शासन स्थापित हुआ, तो गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290। ये 5 राजवंशों का क्रम आपको याद रखना चाहिए। खिलजी डायनेस्टी था 1290 से 1320 में।
जैसे स्लेव डायनेस्टी सुने होंगे, उसमें किंग सुल्तान, मतलब इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे सुल्तान। सुल्तान जो है वो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव होता था। खलीफा जो इस्लाम धर्म में जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं खलीफा। तो खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जो है शासन किया जो लोग, उनको बोलते हैं सुल्तान। और जो मुगल बादशाह होते थे वो किंग होते थे, वो किसी के अंडर में नहीं थे, वो खलीफा से खिल्लत नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि सार्वभौम होते थे, पूरी तरह से सॉवरेन होते थे मुगल लोग। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये जो है सुल्तान होते थे और मुगल जो है बादशाह होते थे, दोनों में अंतर है। तो इस तरह से ये 5 स्लेव डायनेस्टी हुआ। तो स्लेव डायनेस्टी में सुने होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर सुने होंगे आप इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, ये सब इंपॉर्टेंट शासक थे। खिलजी में सुने होंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक में सुने होंगे ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर सैयद वंश में जो है फिर खिज्र खां का नाम सुने होंगे। फिर लोदी डायनेस्टी में बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का नाम सुने होंगे। तो लोदी डायनेस्टी का शासक था। तो ये 5 राजवंश का सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसी कालखंड में देखिएगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग जो है शासन कर रहा था। साउथ इंडिया में पहुंचा तुगलक लोग। तुगलक लोग के समय जो है तुर्क लोग साउथ इंडिया में पहुंचा, लेकिन बहुत जल्दी जो है यहाँ पे देखिएगा विजयनगर साम्राज्य और फिर बैमनी किंगडम, ये 2 जो है राजवंश का स्थापना हो गया। तो आपको साउथ इंडिया में विजयनगर पढ़ना है और बैमनी किंगडम पढ़ना है। और फिर जब इन दोनों सत्ताओं का अंत हो गया तो देखिएगा यहाँ पे मराठों का उदय हुआ, मराठा स्वराज का स्थापना हुआ। मराठा जो भक्ति संत थे उनकी प्रेरणा से जो है ऐसा हुआ। तो इस तरह से ये मराठा जो है मुगल के समकालीन थे और ये लोग जो है दोनों दिल्ली सल्तनत के कंटेम्पररी थे। फिर मुगल पीरियड देखिएगा 1526 से 1857 के बीच में। तो ग्रेट मुगल जिसमें बोलते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये 1526 से लेके 40 तक, फिर 1555 से 1707 तक ग्रेट मुगल थे। बाद में मुगल डायनेस्टी का हम बताया था आपको कि नादिर शाह के आक्रमण से मुगल सत्ता का जो है धीरे धीरे कमजोर हो गया। और फिर देखिएगा बीच में सूर डायनेस्टी आया, सूर वंश, शेरशाह सूरी। तो सूर डायनेस्टी जो है 1540 से 1555 के बीच में रहा। और फिर लेटर मुगल में 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो है मुगलों का शासन रहा। तो इस तरह से उसके बाद से अंग्रेजों का शासन हो गया। तो फिर देखिएगा इसी क्रम में यूरोपियों का आगमन हुआ। यूरोपीय जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। देखिएगा यूरोप का जो है मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है वो जो है अफ्रीका का केप गुड होप से होते हुए जो है इंडिया, वो यूरोप से चल करके पोर्टुगीज था वो पहुंचा था कालीकट। तो देखिएगा कि पोर्टुगीज जो है सबसे पहले आए, फिर उसके बाद आने वाले में जो है डच लोग आए। तो पोर्टुगीज के बारे में पढ़ना है, फिर डच लोग के बारे में, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद फ्रेंच आए और फिर लास्ट में डेनिश आए। तो ये लोग व्यापार करते थे, मतलब कि मध्यकाल में जो है भारत के वस्तुओं का डिमांड बहुत यूरोप में था। तो यहाँ से एक्सपोर्ट सामान का ज्यादा होता था और सोना चांदी जो है ज्यादा आता था, क्योंकि जो यूरोपियन गुड्स थे उनका इंडिया में कोई डिमांड नहीं था। तो इसके बदले में गोल्ड और सिल्वर जो है इंडिया आता था। और इसी के चलते देखिएगा भारत जो है सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ ट्रेड सरप्लस रहा है। मतलब कि प्राचीन काल में भी और कोई भी काल में जब ट्रेड और कॉमर्स क्लाइमेक्स पे रहा है, तो उस काल में देखिएगा कि इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस रहा है। यहाँ के प्रोडक्ट जैसे स्पाइसेस हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए या फिर मलमल के कपड़े हो गए, इनका बहुत डिमांड था यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे रोम की सभ्यता हो प्राचीन काल में या फिर मध्यकाल में ब्रिटेन, ये सब देशों में ज्यादा इसका डिमांड था। तो ये लोग व्यापार करते थे और यहाँ से लेकर के सामान जाते थे। बाद में जब भारत में राजनीतिक सत्ता कमजोर हो गया और पूरा एक राजनीतिक रूप से अंधकार का काल शुरू हो गया इंडिया में, तो देखिएगा कि इन यूरोपियों में ब्रिटिशर्स जो है सबसे पहले बाकी यूरोपियों को पराजित किया और फिर बाकी यूरोपियों को पराजित करने के बाद फिर यहाँ के भारतीय सत्ताओं को पराजित करने का शुरुआत कर दिया बैटल ऑफ पलासी से 1757 के
प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने हराया और फिर बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में फाइनली जो है बंगाल के नवाब को हरा करके बंगाल पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और फिर वहां से देखिएगा बंगाल के बाद जो है वो मैसूर को साउथ में जीत लिए, फिर मराठों को, फिर पंजाब को, हर जगह को जीत करके जो है एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। फिर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, और फिर उसको यहाँ से हटाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई आधुनिक काल में। तो ये मध्यकाल में यही चीजें आपको मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकाल का ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये दूसरा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा कि मॉडर्न इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब अलग अलग सेक्शन मैंने बता दिया कि अर्ली मेडिएवल में क्या पढ़ना है, लेटर मेडिएवल में क्या पढ़ना है, ट्राई पार्टी स्ट्रगल क्या था, राजपूत पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है, फिर फॉरेन इन्वेशन जो हुआ उसके बारे में पढ़ना है, फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत, साउथ इंडिया, मुगल पीरियड, फिर ब्रिटिश, यूरोपियों का आगमन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।